हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बीएसएससी का इंटर लेवल एग्जाम का सेट 24 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? तो आपको बता दूं, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक अर्थात पंचायत सचिव होते हैं। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के प्रभारी होते हैं और पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लेवल पर राज्यपाल के प्रतिनिधि होते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची के द्वारा नगर निकायों को टोटल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है? तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव या इसे हम कैबिनेट सचिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम कैबिनेट सचिव कहते हैं। बात करें वर्तमान में कैबिनेट सचिव की, तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है दोस्तों? राजीव गाबा है। बात करें हम महान्यायवादी की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 यह कहता है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और वर्तमान में महान्यायवादी की बात करें तो वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। बात करें हम लोग गृह सचिव की, तो वर्तमान में गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। बात करें प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव या प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की, तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वर्तमान में पीके मिश्रा है। सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे लिख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, है ना। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ऐसा मुझे आशा और उम्मीद है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म की ही बात करें तो बी से होता है ब्राजील, आर से होता है रसिया, आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना, एस से होता है साउथ अफ्रीका। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो क्या पता चल रहा है? पता चल रहा है कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें श्रीलंका जो है, श्रीलंका ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो जो फेडरेशन कप है वो फुटबॉल से भी है, हॉकी से भी है, बास्केटबॉल से भी है। तो इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। बात करें हम संघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। बात करें इसकी मुख्यालय की, तो इसकी मुख्यालय बीजिंग में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। बात करें इसमें कुल सदस्य देशों की, तो कुल सदस्य देश कितने हैं? कुल सदस्य देश 9 है। इस तरह से याद रखेंगे। संघाई सहयोग संगठन का स्थापना हुआ था 2001 में। इसमें टोटल अभी 9 सदस्य है और मुख्यालय बीजिंग में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? याद रखेंगे दोस्तों, सीधा सबसे बड़ा देश पूछ रहा हो और कुछ नहीं लिखा हो तो वहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही होती है। तो क्षेत्रफल के एतबार से सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रूस है। बात करें हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से तो रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। इस तरह से क्षेत्रफल के एतबार से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का पूरे वर्ल्ड में 7वां स्थान है। बात करें जनसंख्या के एतबार से तो जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, क्या फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान से याद रखेंगे कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिसे 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो सितार के साथ संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है ये सरोद बजाते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र से हैं? तो ये सरोद वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। बात करें हम लोग अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। क्या था? मोहम्मद हसन था। और अमीर खुसरो को तोतिए हिंद या भारत का तोता नाम से सम्मानित किया जाता है। और अमीर खुसरो को सितार और तबला का आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। तो याद रखेंगे, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है पर्थ और सिडनी। क्या है? पर्थ और सिडनी किसके टर्मिनल है? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कायांतरित शैल है? तो कायांतरित शैल जो है नीस और शिस्ट। क्या? नीस और शिस्ट जो है कायांतरित शैल है। बात करें शैल या चट्टान की, तो पृथ्वी की सतह के सबसे कठोर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। और चट्टान जो है 3 तरह के होते हैं। चट्टान कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला क्या है? आग्नेय चट्टान। दूसरा कौन सा है? अवसादी चट्टान। कौन सा? अवसादी चट्टान। और तीसरा चट्टान है कायांतरित चट्टान। कौन सा चट्टान? कायांतरित चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण हम लोग देख ले, तो आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट है, पैग्मेटाइट है। अवसादी चट्टान की बात करें तो अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल खड़ी, ये सब किसके हैं? अवसादी चट्टान। कायांतरित चट्टान की बात करें तो नीस और शिस्ट जो है कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी वैली थी। क्या? दामोदर घाटी परियोजना जो किस नदी पर? दामोदर नदी पर है। इस परियोजना का शुरुआत 1948 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में किया गया था। और दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में। कहाँ है दामोदर घाटी परियोजना? पश्चिम बंगाल और झारखंड में है, जो 1948 ईस्वी में स्थापना किया गया था। बात करें दामोदर घाटी परियोजना, तो दामोदर घाटी परियोजना पर 4 बांध बनाए गए हैं। दामोदर घाटी जो परियोजना उस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए हैं। वो कौन कौन से है उसको भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। कौन सा है? तिलैया बांध। और कौन सा है? मैथन बांध। तिलैया बांध, मैथन बांध, कोनार बांध। कौन सा बांध? कोनार बांध। और एक आखिरी है पंचेत बांध। तो ये सारे के सारे बांध जो है किस पर बनाए गए हैं? तो दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना पर बनाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये डिस्कशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है? तो बदलते रहने के लिए कुख्यात नदी कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है कोसी नदी को? बिहार का शोक। क्या? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी की। कोसी नदी के हम उद्गम की बात करें तो कोसी नदी निकलती है गोसाईनाथ चोटी से। कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? गोसाईनाथ चोटी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। अगला ऑप्शन दिया हुआ दामोदर नदी, तो दामोदर नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक। क्या बोलते हैं दोस्तों? बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को बोला जाता है। बात करें नर्मदा नदी को, तो नर्मदा नदी को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात बोला जाता है, जो कि अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। तो ऊंचे क्षेत्रों में या ऊंचाई वाले स्थानों पर जो लेटेराइट मिट्टी है वह क्या है? अम्लीय प्रकृति की होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी जानते हैं? तो हम जानते हैं सह्याद्री बोले या पश्चिमी घाट पर्वतमाला बोले, दोनों एक ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। तो भारतीय नागरिकों और विदेशियों को विधिक अधिकार प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 24 में जो दिया गया है वो विदेशियों पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा
किया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बात करें हम गोपाल कृष्ण गोखले की गुरु के, तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रानाडे थे। कौन थे? एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिन्होंने 1885 के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। बात करें विनोबा भावे की, तो विनोबा भावे को हम लोग भूदान आंदोलन के प्रणेता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पदों पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो जो राष्ट्रीय आपात होते हैं उस समय, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों को प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो हम सबसे पहले जानेंगे, राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। उसमें से क्या है? जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या, उसी को आबादी बोलते हैं। और क्या होना चाहिए? क्षेत्र, या इसी को निश्चित भूभाग बोलते हैं। उसके बाद क्या है? सरकार। क्या है? सरकार। और एक अंतिम और महत्वपूर्ण क्या है? संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता, या उसी को प्रभुसत्ता बोलते हैं। इस तरह से इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन। अगला प्रश्न है, लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया है? तो हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता की बात कही गई है? तो विधि के समक्ष समता अर्थात इक्वालिटी अगेंस्ट लॉ की बात अनुच्छेद 14 में कहा गया है। क्या कहा? किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 14 में। और यह विधि के समक्ष समता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। बात करें अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, मतलब कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशियों के द्वारा कोई भी सम्मान बगैर राष्ट्रपति की इजाजत के नहीं प्राप्त कर सकता है। बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सभी अनुच्छेद धीरे धीरे आपको याद हो रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं, महान न्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में महान न्यायवादी की बात करें तो वर्तमान में महान न्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी, क्या सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम से जानते हैं ना जी? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले कहा था हिटलर ने। किसने कहा था मित्रों? हिटलर ने कहा था। अगला एक ऑप्शन दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो वह अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही शासक था और इनके शासनकाल को है ना बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। अगला ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु, पागल या सनकी या फिर विरोधाभासों का मिश्रण के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है सल्तनत का पहला बादशाह और सुल्तान था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत में लौह युग जो था वह चित्रित क्या था? चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ जुड़ा हुआ है।
अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया? तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है? तो भारत में हरित क्रांति का एक नाम है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति के नाम से। बात करें हरित क्रांति, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-1967 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन, किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गई है। बात करें हम हरित क्रांति, तो हरित क्रांति शब्द का पहला प्रयोग जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का पहला प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति शब्द को किसने गढ़ा है? तो विलियम गॉड ने। वर्ल्ड वाइड हरित क्रांति के जनक के नाम से डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। जब हरित क्रांति 1966-67 में हुआ तो क्या हुआ? उसी के बाद एमएसपी की अवधारणा आई। किसकी अवधारणा आई? मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, मतलब उसके बाद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होना शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू। बात करें बांग्लादेश की पीएम की, तो बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना। कौन है मित्रों? शेख हसीना। एक ऑप्शन में दिया हुआ है रामचंद्र पौडेल, तो आपको मैं बता दूं, रामचंद्र पौडेल जो है नेपाल के राष्ट्रपति है। रामचंद्र पौडेल कहाँ के राष्ट्रपति है? तो नेपाल के राष्ट्रपति है। एक ऑप्शन दिया हुआ है आरिफ उल्वी, तो आरिफ उल्वी हम जानते हैं पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं राष्ट्रपति? पाकिस्तान के हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार, तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रचनाकार कौन थे? एम.एस. किरवानी। एग्जाम में छपेगा मित्रों। जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो वह परमादेश। परमादेश रिट उस समय जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी इस तरह से काम करने लगते हैं जैसा उन्हें विधि द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, तब ये न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। बात करें हम लोग उत्प्रेषण की, तो उत्प्रेषण में यह बताया जाता है, उत्प्रेषण में इस बात का उल्लेख है कि जो इतने अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको यह आदेश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमे को, क्या? अपने पास लंबित मुकदमे को न्याय निर्णय के लिए बड़े न्यायालय के पास उसका क्या करे? हस्तांतरण करे, उसे पुटअप करे। अगला दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो यह उस समय जब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे मनमानी तरीके से क्या है? गिरफ्तार कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन दिया हुआ अधिकार परीक्षा। क्या? अधिकार परीक्षा कब जारी किया जाता है? जब कुछ व्यक्ति इस तरह से काम करने लगते हैं वैधानिक, जैसा कि उन्हें क्या है? नहीं करना है, तो न्यायालय के द्वारा पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से यह काम कर रहे हैं, और जब तक उस अधिकारी के द्वारा नहीं सही रीजन दिया जाएगा, जब तक यह चीज खत्म नहीं होता। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 यह कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। क्या याद रखेंगे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 यह कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे जावेद अख्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? तो साइमन कमीशन का प्रयोजन यह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। अगला ऑप्शन दिया हुआ हमारा एक ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटना। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटना के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। किस कमीशन का? हंटर कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है,
दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो इस इंपॉर्टेंट संगठन का नाम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। क्या था मित्रों? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। एक ऑप्शन में दिया है इंडियन एसोसिएशन। क्या दिया है? इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सन 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। एक सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती या पूर्वगामी संस्था कौन था? तो वह संस्था इंडियन एसोसिएशन था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्न में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? तो राकेश शर्मा वैंकानूर से रवाना हुए थे 1984 में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2001 में किस कार्य हेतु किरीट पारिख समिति को मंजूरी दी गई जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है? तो यह जो है किरीट पारिख समिति गैस मूल्य निर्धारण के लिए गठित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से नहीं लगती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा झारखंड से नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ की सीमा, उड़ीसा की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा, ये सब सीमा और बिहार की सीमा झारखंड से लगती है। अगला प्रश्न है, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पर मिलता है वहाँ पर विष्णु प्रयाग होता है। क्या होता है? वहाँ पर विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से छोड़ने के बाद सन 1939 में, कब? सन 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। बात करें हम स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक कोप 28 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो कोप 28 जो हुआ था दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? दुबई में। बात करें हम कोप 29 की, तो कोप 29 बाकू में होगा। कहाँ होगा? बाकू में, और 2024 में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निकासी सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी थे। बात करें अबुल कलाम आज़ाद की, तो अबुल कलाम आज़ाद ने भी पुस्तक लिखा। कौन सा? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? तो अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किस एक के साथ हुआ था? तो आप जानते हैं जो नमक सत्याग्रह था उसी के तहत क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। बात करें हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, तो 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक पहला चरण था। इसका दूसरा चरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण 1932 से 1934 रहा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण निम्न में से किस एक से संबंध थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वह कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से थे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। बात करें कांग्रेस समाजवादी पार्टी की, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस संस्था श्रेणी में किसे दिया गया है? तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुगलेई फायर स्टेशन को दिया गया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? तो हो जाएगा दिल्ली, जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर के डिगो गार्सिया द्वीप में निम्न में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो यूएसए ने हिंद महासागर के द्वीप डिगो गार्सिया पे सैन्य अड्डा स्थापित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, मगध की प्रथम राजधानी, तो मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिवज या राजगिरी थी, जिसे आज राजगीर बोला जाता है। बात करें चंपा, तो अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा, जो वर्तमान में भागलपुर का क्षेत्र पड़ता है। अगला है,
बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे। कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला ऑप्शन दिया हुआ है पटना। तो पटना में जो अधिवेशन हुआ था वह पटना के बांकीपुर में 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1912 में हुआ था। बात करें रामगढ़ की, तो रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको यह डिस्कशन बहुत पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? तो वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। अगला प्रश्न है आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनिक ऊर्जा होता है? तो हीलियम। सबसे पहले हम लोग बात करें आयनीकरण ऊर्जा, तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने में जो ऊर्जा लगती है उसी को हम लोग आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। और दिए गए विकल्प में से सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा हीलियम की है। अगला प्रश्न है मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा, तो प से प्लाज्मा और प से 55%। प्लाज्मा कितने होते हैं? 55%। और बाकी के जो 45% है वह ब्लड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं। अगला प्रश्न है जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करता है? तो हम लोग जानते हैं जो टीबी है, यक्ष्मा है, तपेदिक है, वह किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बात करें हम लोग मलेरिया की, तो मलेरिया किससे होता है? परजीवी से। मलेरिया किससे होता है? परजीवी से। बात करें एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। और मम्स या गलसुआ भी किससे होता है? वायरस से होता है। अगला प्रश्न है काला ज्वर का संचरण होता है? तो जो एक सिकता मक्खी के काटने से काला ज्वर होता है। अगला प्रश्न है सविनय अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगला प्रश्न है भारी मोटर वाहन के डीजल तेल अधिक पसंद किए जाते हैं क्योंकि क्या होता है? जो डीजल इंजन होते हैं उसमें क्या है? उसकी धारण क्षमता क्या होती है? उसकी धारण क्षमता अधिक है और इसमें ईंधन की बचत होती है। अगला प्रश्न है जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे कहते हैं पलायन वेग। पलायन वेग को आप सीधा सीधा ये समझिए वह न्यूनतम वेग जिससे हम पृथ्वी से ऊपर किसी वस्तु को फेंके तो वह फिर रिटर्न नहीं आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी अर्थात पलायन वेग बोलते हैं। बात करें हम लोग पृथ्वी के लिए पलायन वेग, किसके लिए? पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। बात करें चंद्रमा के लिए पलायन वेग, किसके लिए? चंद्रमा के लिए पलायन वेग, तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन, लेकिन प्राकृतिक रूप से क्या? प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पर फल पकते हैं तो वह एथिलीन के कारण। अगला प्रश्न है जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो वह ध्वनि सोनिक बूम कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सोनिक बूम। अगला प्रश्न है नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती? तो ये जग जाहिर है प्रकाश संश्लेषण से वायु प्रदूषित नहीं होते। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि किससे होते हैं? तो यह फिनोटाइप होते हैं। ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप। बात करें हम लोग जीनोटाइप, तो जीनोटाइप ऐसे लक्षण है जो क्या है? अनुवांशिक है। क्या है? अनुवांशिक है। अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा है ना धारा की मात्रा और धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। बात करें तापमान, तो तापमान थर्मामीटर द्वारा, प्रतिरोध तो प्रतिरोध एमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रतिरोध किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा प्रतिरोध मापा जाता है। बात करें ऊर्जा, तो गैल्वेनोमीटर से ऊर्जा की मात्रा मापी जाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे क्यों? क्योंकि इसके ध्रुवित किया जा सकता है, मतलब इसकी जो पोलराइजेशन है क्या है?
पोलराइजेशन प्रॉपर्टी से यह सिद्ध हो पाता है कि प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य है। अगला है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्न में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है, तो लार ग्रंथि से क्या होता है, टाइलिन होता है। क्या होता है, टाइलिन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है, तो हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी से मूत्र में कैल्शियम आयन की क्या होती है, हानि हो जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार है, तो हम जानते हैं जो WBC है, जो व्हाइट ब्लड सेल होते हुए हमारे क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है, या इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं और बाहरी रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। बात करें हम लोग RBC, तो RBC का मुख्य काम है ऑक्सीजन का परिवहन। किसका काम है, ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है, तो मीथेन जो है बायोगैस का क्या है, एक प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है, तो खाने वाला सोडा। क्या, खाने वाला सोडा जो है वह क्या है, अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है। बात करें खाने वाले सोडा की केमिकल फॉर्मूला, तो इसका NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट। बात करें हम लोग बिना बूझा हुआ चूना, तो बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO है। बात करें हम लोग बूझा हुआ चूना या सिलेक्ट लाइम, तो सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया बूझा हुआ चूना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिक होती है, तो जानते हैं महिलाओं में जनरली क्या है, हीमोग्लोबिन कम, तो इससे हिसाब से क्या होगा, पुरुष में है ना हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है, तो हम जानते हैं बी और सी। क्या, विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, बाकी विटामिन जो है A, D, K, E यह क्या है, वसा में घुलनशील है और जल में अघुलनशील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के किडनी में से होकर कितने लीटर रक्त गुजरता है, तो 170 लीटर रक्त गुजरता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी या किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर है, तो हम जानते हैं एक्स किरण, परावैंगनिक किरण और गामा किरण, ये सभी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी किरणें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग की जो वेलोसिटी होती है वह प्रकाश के वेग के बराबर होती है। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्ति है, तो निम्न में से कौन सा एक सही होगा। हम जानते हैं हीरा में प्रकाश की चाल की पहले बात करें, क्या बात करें, हीरा में प्रकाश की चाल, तो हीरा में प्रकाश की चाल 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बात करें हम लोग कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश का चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बात करें जल में, तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर स्टीम आयरन, क्या भाप इंजन जो है ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनामिक्स के रूल पे कार्य करता है। बात करें हम लोग बॉल पेन, तो बॉल पेन जो है सरफेस टेंशन, क्या सरफेस टेंशन या पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये था हमारा आज का सेट का डिस्कशन। यदि मेरा डिस्कशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।